सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। जनवरी 2026 पाकिस्तान की ट्रेड हिस्ट्री में एक बहुत ही अहम महीना साबित हुआ है। इस महीने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहली बार $3 अरब से तजावुज़ कर गई हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी में एक्सपोर्ट्स $3.061 अरब रही हैं। ये दिसंबर 2025 यानी पिछले महीने के मुकाबले में 34.96% का माहाना इजाफा है। इस महीने पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी नुमाया तौर पर कम हुआ। दिसंबर 2025 में ट्रेड डेफिसिट $3.8 अरब था और जनवरी में यह कम होकर $2.7 अरब रह गया। तो अब इस तरह एक ही महीने के खसारे में 28% की कमी रिकॉर्ड की गई है और इस कमी की बुनियादी वजह एक्सपोर्ट्स में तेज इजाफा और इंपोर्ट्स में कमी थी। अब स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी में इंपोर्ट्स $5.7 अरब से जायद रही हैं। ये दिसंबर के मुकाबले में 4.8% कम है। अब इंपोर्ट्स में कमी की वजह आलमी तेल की कीमतों में कमी भी है और गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स पर कंट्रोल के साथ दिसंबर के बाद डिमांड में कमी भी बताई जाती है। इसके बरक्स एक्सपोर्ट्स में इजाफे की वजूहात में सीजनल ऑर्डर्स के साथ साथ बेहतर आलमी कीमतें और हुकूमत की तरफ से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए दी जाने वाली सहूलतें भी शामिल हैं। लेकिन सालाना बुनियाद पर अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड इतना बेहतर नज़र नहीं आता। जनवरी 2025 के मुकाबले में जनवरी 2026 में ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 6% के अराउंड ही कम हो सका है। एक्सपोर्ट्स में सालाना 3.7% रहा जबकि इंपोर्ट्स में 1.4% कमी आई। इससे जाहिर होता है कि बेहतरी ज़्यादातर मंथ टू मंथ बेसिस पर हो रही है। अब माली साल 2026 के पहले 7 महीनों यानी जुलाई से जनवरी के फिगर्स हम देखते हैं तो वो तशवीशनाक हैं। इस अरसे में एक्सपोर्ट्स $18 अरब से कुछ जायद रही, जो पिछले साल के मुकाबले में 7% कम है। अब इसके बरक्स इंपोर्ट्स $40 अरब से भी बढ़ चुकी हैं, जो कि 9% का इजाफा है। इस तरह ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट $22 अरब से ज़्यादा हो चुका है, जो 28% के इजाफे को जाहिर करता है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में ट्रेड डेफिसिट की बुनियादी वजूहात बहुत ही वाज़ेह हैं। पाकिस्तान का इन्हिसार इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर होता है। इसके अलावा मशीनरी भी इंपोर्ट होती है। टेक्सटाइल जैसी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इंपोर्टेड खाम माल पर ही चलती है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स का दायरा बहुत ही महदूद है। 60% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल पर मुश्तमिल हैं। हाई एनर्जी कॉस्ट है और रीजनल कंपेटिबिलिटी भी एक्सपोर्ट्स को एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस साल जनवरी में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स भी टेक्सटाइल की ही रही हैं। नेटवेयर, बेडवेयर और गारमेंट्स इसमें नुमाया रहे। फिर राइस एक्सपोर्ट्स में हमने कुछ इसमें इजाफा देखा है और ये भी ट्रेड डेफिसिट को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसके साथ जो लेदर की मसनूआत हैं वो और घरेलू अशिया के एक्सपोर्ट से भी ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है। हालिया एक्सपोर्ट्स इजाफे के पीछे हुकूमती पॉलिसीज़ भी कुछ मौजूद हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के साथ एनर्जी टैरिफ में बेहतरी के अलावा टैक्स रिफंड्स में तेज़ी और निस्बतन स्टेबल एक्सचेंज रेट ने एक्सपोर्टर्स के एतमाद को बहाल किया है। लेकिन सूरत हाल में बेहतरी के लिए एक्सपोर्ट्स में इनोवेशन और इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार कम करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुका है। जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए गए वो इन एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ा सकते हैं, ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। आप सिर्फ एक महीने यानी जनवरी में तो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को $3 अरब तक पहुंचा दिया है, लेकिन पिछले 7 महीने का ट्रेड डेफिसिट, पिछले 1 साल का ट्रेड डेफिसिट, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जो गैप है एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान। देखें, ये जो मंथ टू मंथ डेटा आता है इसको आप ट्रेंड नहीं कह सकते। ये तो आपको खासा अरसा पॉजिटिव डेटा आता जाए तो फिर एक ट्रेंड बनेगा, जिससे आइडिया मिलेगा कि वाकई आपकी कोई एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बेहतर हुई है। लेकिन अगर हम देखें कि इस वक्त ग्लोबल हालात के मुताबिक ऑयल प्राइसेस खासी कम हैं और हमारी बहुत बड़ी एनर्जी नीड्स जो हैं वो इंपोर्टेड होती हैं, तो उसकी कॉस्ट कम है, तो उसका इम्पैक्ट एक तरफ आपका इंपोर्ट्स की कमी पे डेफिनेटली आया है। दूसरा, आपने जैसे कहा कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इंपोर्ट्स के ऊपर जो कि उनको कंस्ट्रेंट कर रही हैं। इसी तरह अगर आप एक्सपोर्ट्स की तरफ देखें तो इस महीने तक तो हमने कोई ऐसी रिफॉर्म नहीं की जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी बिजली उनको सस्ती मिल गई तो इसलिए ये हो गया, या उनके टैक्सेस कुछ हमने कम कर दिए तो इसलिए हो गया। ये तो अभी अनाउंस हुई है ना चीज़ें ऑन दी एनर्जी फ्रंट और ऑन दी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। सो ओवरऑल आई थिंक सिचुएशन जो है वो एक किस्म की ऑटो पायलट पे है।
और अभी हमारा कोई रिफॉर्म एजेंडा उस तरीके से सामने नहीं आया। तो रिफॉर्म एजेंडा में जो कुछ चीज़ें हमें चाहिए उसमें एक तो ये है कि आपका जो ऑब्वियसली एनर्जी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस हमें बहुत competitive चाहिए। और मैं कहता हूँ सस्टेनेबल इसलिए कहता हूँ कि अगर आपकी बिजली पूरे मुल्क के लिए महंगी है और हम उसको सिर्फ एक्सपोर्ट्स के लिए या किसी सेक्टर के लिए कम कर देते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि फिर उसकी कीमत किसी और सेक्टर पे पड़ेगी। तो जब तक आपकी ओवरऑल कॉस्ट नीचे नहीं आती, जब तक आप एफिशिएंसी पूरी तरीके से नहीं लेके आते इकोनॉमी में, जब तक आप एनर्जी लॉसेस ख़त्म नहीं करते, वो आपकी कंपेटिटिवनेस सस्टेनेबल नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आपने जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, उसमें आपकी टैरिफ्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अभी भी आप बड़े हाई टैरिफ मुल्क हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अंदरूने मुल्क बिजनेस करना चाहेंगे टैरिफ प्रोटेक्शन लेके और एक्सक्यूज मी एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं आए। सो ये चेंज अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप लॉजिस्टिक्स में देखें तो अंदरूने मुल्क कोई हमारी कॉस्ट रिडक्शंस नहीं हुई, हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बने। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं एक्सपोर्ट्स को, लेकिन वो अभी तक हमने की नहीं है। और जब तक वो करेंगे नहीं उस वक्त तक आपकी सस्टेनेबल लेवल की एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी और ये ऊंचे नीचे होते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो आई थिंक कि ये जियो पॉलिटिक्स भी हमें बहुत करेगी, अफेक्ट करेगी इन द कमिंग ईयर। अगर अगले साल देखें तो एक्सपोर्ट्स के हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे और हमने जो बेसिक रिफॉर्म्स करनी है जिनको हम अवॉइड करते जा रहे हैं, वो जब तक नहीं करेंगे तो ये कंपेटिटिवनेस पैदा नहीं हो सकती। और उसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म जो है वो हुकूमत के अखराजात कम करने हैं। हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए बल्कि वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, और हुकूमत का जो ब्यूरोक्रेटिक दखल है इकॉनमी में वो बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना नई किस्म के इदारे बन रहे हैं जिनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको शामिल किया जा रहा है, बल्कि वो रुकावट के तौर पे आएंगे। रेगुलेटरी हिंड्रेंसेस बढ़ती चली जा रही हैं। सो आई थिंक कि अगर हमने वाकई एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो वो मंथ टू मंथ बेसिस पे नहीं होगा, वो हमें पूरा स्ट्रक्चर अपनी इकोनॉमी का तब्दील करने की ज़रूरत होगी और इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत होगी। और पाकिस्तान को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब यूरोप से भी करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान को चीन के साथ जो हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको और बेहतर करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, नई एरियाज़ जो जिसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो बड़े बड़े डेटा हाउसेस हैं, वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो माइनिंग एंड मिनरल्स हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ग्रीन एनर्जी है। और इन चीज़ों में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट्स के बगैर आप इकॉनमी की आउटपुट नहीं ले सकते। मसलन अगर आप कहते हैं कि जी हमने 70 बिलियन की एक्सपोर्ट का टारगेट लगाया है या 100 बिलियन का लगाया है, तो वो उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप 70 बिलियन या 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इकॉनमी में। और वो इन्वेस्टमेंट आपकी इकोनॉमिक बेसिस पे होगी। वो ये नहीं होगा कि अगर आप किसी कोई फी सबीलिल्लाह यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा
वो आपकी कंपेटिटिवनेस देख के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, खजाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, अब वहाँ पर कैसे बेहतरी आ सकती है और ऑल्टरनेट मार्केट्स पाकिस्तान कैसे अपनी एक्सप्लोर कर सकता है और उसके ज़रिए कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। खासतौर पर यूरोप में जीएसपी प्लस स्टेटस ने पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को मुश्किल आलमी हालात के बावजूद खासी हद तक सहारा दिया है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजमूई एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान की 24 से 28% एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन को जाती हैं। इनमें ज़्यादातर टेक्सटाइल और गारमेंट्स शामिल हैं। जीएसपी प्लस के तहत इन प्रोडक्ट्स पर ज़ीरो या कम ड्यूटी लगती है और उसका सीधा फ़ायदा कीमत पर पड़ता है, जिससे दीगर ममालिक के साथ मुकाबले में खासी मदद मिलती है। पिछले 5 साल में यूरोप को पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 6 अरब डॉलर से बढ़कर 8 से 9 अरब डॉलर्स की सतह तक पहुंची हैं। 2023 और 24 में आलमी रिसेशन और यूरोप में कमजोर कंज्यूमर डिमांड की वजह से ग्रोथ रुक गई, लेकिन 2025 में सूरत हाल दोबारा खासी बेहतर हुई और 2025 में यूरोप को एक्सपोर्ट्स 7.44% बढ़कर 8.86 अरब डॉलर तक पहुंच गई। ये बड़ी वाज़ेह रिकवरी थी। इस सिलसिले में एक अहम फैक्टर 95% प्रेफरेंस यूटिलाइजेशन रेट है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स तकरीबन मुकम्मल तौर पर जीएसपी प्लस का फायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 में यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से इंपोर्ट्स का 86% जीएसपी प्लस के तहत हुआ। टेक्सटाइल सेक्टर इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला सेक्टर है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की 60% से ज़ायद एक्सपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। जीएसपी प्लस के बाद यूरोप को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 100% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हर साल तकरीबन 6 अरब यूरो की टेक्सटाइल मसनूआत ड्यूटी फ्री जाती हैं। इससे 450 से 550 मिलियन यूरो की बचत होती है। फिर अमेरिका पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मार्केट है और एक मुल्क के तौर पर सबसे बड़ी मार्केट कंसीडर होता है। 2024 में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स तकरीबन 5.1 अरब डॉलर की रही हैं। अब 2025 के पहले 6 माह में अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में 12% इजाफा हुआ और ये 2.9 अरब डॉलर पर पहुंची। यही रफ्तार रही तो सालाना एक्सपोर्ट्स 5 से 6 अरब डॉलर तक भी जा सकती हैं। हुकूमत के हालिया बिजली टैरिफ में 4 रुपये फी यूनिट कमी ने एक्सपोर्ट को एक नई सपोर्ट दी है। टेक्सटाइल में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 15 से 20% तक कम हो सकते हैं और इससे 2026 में एक्सपोर्ट्स में 7 से 12% इजाफे की गुंजाइश निकल सकती है। जीएसपी प्लस के साथ एनर्जी रिफॉर्म्स और यूरोप और अमेरिका की मार्केट में रिकवरी के ट्रेंड्स ये इशारा दे रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के लिए मुस्तकबिल खासा बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट्स और इसके अलावा जो बड़ी मार्केट्स हैं पाकिस्तान वो कैसे एक्सप्लोर कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे। फवाद अनवर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के एमडी हैं, अलकरम टेक्सटाइल मिल्स के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हुकूमती ऐलान के बाद सूरत हाल इन ममालिक में कितनी बेहतर हो सकती है? खासतौर पर यूरोपीय यूनियन में चैलेंजेस तो बहरहाल मौजूद हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में हम किस हद तक अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन है। जैसे कि आप जानते हैं अबाउट आवर टोटल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप इज अबाउट 9 बिलियन, जिसमें से 6.2 बिलियन टेक्सटाइल्स है और जो टेक्सटाइल्स है वो हाईली वैल्यू एडेड टेक्सटाइल्स है। जैसे कि आपने पहले ही कहा कि आर इश्यू लाइज विद इन आवरसेल्व्स और हमारा जो मसला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें 2-3 इश्यूज हैं। नंबर 1, हमारी एनर्जी जो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा होने के बावजूद एनी एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा है, वो बिजली की प्राइस हो या गैस की प्राइस हो। सेकेंडली, हमारे जो टैक्स का रुझान है या टैक्स का जो निज़ाम बनाया हुआ है आज और जिसको डबल कर दिया गया था लास्ट बजट में फॉर एक्सपोर्ट्स, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। आई मीन फॉर एनी कॉरपोरेशन 51% टैक्स देकर एक्सपोर्ट करना, आई मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इसलिए डिस्करेज हो रहा है। एक्सपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है या एक्सपोर्ट के जो कंपनीज हैं वो डिस्करेज होती जा रही हैं डे बाय डे और उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, जैसा कि हमने देखा है। ये तो हो गई टेक्सटाइल की बात। टेक्सटाइल के अलावा भी जो दूसरे शोबे हैं जैसे कि लेदर है या राइस है, दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो प्रॉब्लम है बेसिकली, और हमें जो चीज़ें, अगर वी वांट टू हैव एक्सपोर्ट्स और अगर हमें ग्रोथ लेकर आनी है जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, जिसको बार बार प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स इसका जिक्र करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एक्सपोर्ट का पूरा निज़ाम ठीक करना होगा। बहुत शोबे हैं जिस पर ये काम किया जा सकता है आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहते हुए।
एनर्जी पे भी काम किया जा सकता है, टैक्सेशन पे भी काम किया जा सकता है, और वो बातचीत है जो रोजाना की बेसिस पे गवर्नमेंट के साथ हमारी हो रही है। फवाद साहब, जिस कमी का भी रिसेंटली हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है, क्या ये काफ़ी है? ज़ाहिर है एक परसेप्शन ये है कि ये काफ़ी नहीं है, लेकिन ये एक पहला नुक्ता, एक आगाज़ है, चूँकि जो डिमांड है बिज़नेस कम्युनिटी की वो इससे खासी ज़्यादा है। वो 8 से 9 सेंट की डिमांड है, ये अभी 11.5 सेंट किया गया है। जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट है उसमें भी कमी की डिमांड की गई है। यानी जो रिफॉर्म्स हुकूमत को लेकर आने हैं, जो तब्दीलियाँ लेकर आनी हैं, वो खासी ज़्यादा हैं और ये ऐलान अभी बहुत थोड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? देखिए, एनर्जी कॉस्ट इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ टेक्सटाइल। अगर आप कहते हैं कि एनर्जी कॉस्ट कम नहीं होगी तो टेक्सटाइल की जो वर्टिकल सेटअप है वो श्रिंक होता जाएगा, क्योंकि कुछ टेक्सटाइल के प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें एनर्जी कॉस्ट का काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा होता है, और वो श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब या तो हम कपड़ा इंपोर्ट कर रहे होंगे, सिर्फ स्टिच करके वापस भेज रहे होंगे, या हम शायद यान इंपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन उससे हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी या फिर हमारी वीविंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। ओवरऑल जो वैल्यू एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट से वो कम होता जाएगा। तो हमें जो एनर्जी की कॉस्ट है उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एनर्जी कॉस्ट, गवर्नमेंट ने एक इकदाम लिया था पहले के, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि जो बिजली की कॉस्ट है उसको जो इंक्रीमेंटल बेसिस है उस पर कम किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो इन्होंने बेस टैरिफ लिया था उसकी कैलकुलेशन जो थी उसमें थोड़ा सा फ्लॉ था, और आई थिंक गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड दैट, और उसको वो ठीक करने जा रहे हैं। रिड्यूस टैरिफ का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट आके सब्सिडाइज कर रही है। रिड्यूस टैरिफ का ये मतलब है कि जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर सब्सिडी दे रहा है दूसरे सेक्टर्स को, दैट इज द डोमेस्टिक सेक्टर या फर्टिलाइजर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर सब्सिडाइज हैं। डोमेस्टिक समझ आती है कि सब्सिडाइज होगा क्योंकि जो हमारी बिजली की कीमत है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द आईपीपीज की वजह से हो, या फिर हमारे जो हम बंद रख के हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं कि हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से हमारे टैरिफ ज्यादा हैं, उसकी वजह से जो ज्यादा है वो हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो नहीं उठा सकता, तो वो हम कंपनसेट कर रहे होते हैं। या फिर फर्टिलाइजर है, वो बिकॉज एग्रीकल्चर को फीड कर रहा होता है, उनको एक सब्सिडाइज रेट पे बिजली गैस फराहम की जाती है। सेकंड जो मसला है टैक्सेशन का है। टैक्सेशन, गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड कि हम टैक्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोकल टैक्सेस होते हैं या फेडरल टैक्सेस होते हैं या इवन इंपोर्ट के टैक्सेस होते हैं जो रॉ मटेरियल पे होते हैं, वो लगा लें और हम कहें कि हम इस गुड्स को एक्सपोर्ट कर ले, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आई मीन जो फॉरेन बायर है वो आपके टैक्स के पैसे नहीं देगा। सो गवर्नमेंट आई थिंक अंडरस्टैंड्स ऑल दिस। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फिस्कल स्पेस क्रिएट की जाए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं कि कहीं और से इसको पूरा किया जाए जो फिस्कल गैप्स है, और एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने की कोशिश की जाए। फवाद साहब, ये बड़ा वाज़ेह है कि अगर एक्सपोर्ट्स में एक मेजर जंप चाहिए, जो हमने टारगेट सेट किए हुए उन तक अगर पहुंचना है, तो फिर एनर्जी टैरिफ को बहरहाल 9 सेंट तक लेकर आना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है वियतनाम से, बांग्लादेश से, दीगर ममालिक से, तो उनको तो इसी रेट पर बिजली मिल रही है। तो अब ये जो टैरिफ्स आ गए उसने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। ये ज़ाहिर है एक सूरत हाल खासी मुश्किल हो रही है। देखें, अगर 9 सेंट के ऊपर होगा तो वी आर नॉट फीजिबल, सिंपल सी बात है। एंड 9 सेंट तक लाना बिजली कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन बिजली को भी लाया जा सकता है और गैस को भी लाया जा सकता है। सो आई थिंक जो बातचीत चल रही है वो उसके आसपास ही है, और एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर हम सब्सिडीज ना दें, और सब्सिडीज गवर्नमेंट, देयर आर मेनी वेज। आई मीन आपको फर्टिलाइजर को गैस पे सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, आप फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं। सेकेंडली, अगर डोमेस्टिक का भी यूज है तो डोमेस्टिक को हमें जरूरी नहीं है कि हर जगह पे गैस पहुंचाई जाए। आई मीन दुनिया में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। आई मीन जैसे कतर है या सऊदी अरेबिया है, उनको घरों घरों तक गैस नहीं सप्लाई की जाती है। आई मीन वो सिलेंडर्स पे चल रहे होते हैं। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द इंडस्ट्री, वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि जॉब्स होंगे तो चूल्हे जलेंगे। तो जॉब्स को क्रिएट करने के लिए आपको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लानी होगी, और उसके लिए आपको उसको बिजली या गैस फराहम करनी होगी। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि 9 सेंट पर बिजली लाई जा सकती है। तो फवाद साहब, एक आइडियल सिचुएशन में अगर 8-9 सेंट तक हुकूमत इस बिजली को लेकर आ जाती है, इस टैरिफ को, और उसके बाद फिर जो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, हमारी एक्सपोर्ट्स का, टेक्सटाइल सेक्टर का, वो कितना है? 9 सेंट पर आने के बाद फिर हम किस हद तक ऊपर जा सकते हैं, और इस फिगर को जो 32-33 अरब डॉलर के अराउंड अभी हम मौजूद हैं, इसको फिर हम कितना ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं? जो 4 साल के बाद हमें टारगेट्स तक पहुंचना है, वहां पहुंच जाएंगे हम? देखें, पाकिस्तान का एडवांटेज अगेन लेबर है। वी हैव लेबर, वी हैव ट्रेन लेबर, एंड वी हैव एम्पल लेबर। टेक्सटाइल्स हो या इवन शू मैन्युफैक्चरिंग हो, लेदर प्रोडक्ट्स हो,
यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ लेबर। सो वो एडवांटेज तो हमारे पास मौजूद है आज भी। तो पोटेंशियल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ट्रेंड है, ट्रेंड लेबर है, ट्रेंड एंटरप्रेन्योर भी है, उसको ये बिजनेस आता है। वी हैव बीन इन दिस मार्केट्स फॉर एवर एंड एवर, वी अंडरस्टैंड हाउ दिस बिजनेस रन्स। हमें ये पता है कि किसके पास जाना है, किसको क्या माल बेचने की जरूरत है। तो पोटेंशियल तो ग्रो हो सकता है। द प्रॉब्लम लाइज इन द पॉलिसीज। हमारी पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के साथ चेंज हो जाती है। फॉरगेट द गवर्नमेंट, मिनिस्टर अगर आता है तो वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर देता है, फाइनेंस मिनिस्टर आएगा वो अपनी पॉलिसीज। जब तक हम कंसिस्टेंसीज नहीं लाएंगे, हमें एतमाद नहीं दिया जाएगा एक इन्वेस्टर को, या मैं हूं या और कोई हो, या बाहर से आप फॉरेन इन्वेस्टर लेकर आते हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस देके कि यार कम से कम 5 साल की हम आपको ये पॉलिसी दे रहे हैं, आप आए इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगी। हमें ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि ये आपका टैरिफ का निजाम है, ये आपका बिजली का निजाम है, ये आपका टैक्सेशन का निजाम है, और 5 साल हैं आपके पास विदाउट चेंज ऑफ पॉलिसी। अगर कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी तो क्यों नहीं होगा। हम सब यहाँ पे देखें, पैसा जो होता है वो पानी की तरह होता है। आई मीन जहां पे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न होगा वो पैसा वहां रहेगा, वो आप लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो। अगर वहां या पाकिस्तान में आज अगर रिटर्न नहीं है अगर इंडस्ट्री में, तो वो पैसा निकल के बाहर जाएगा या किसी और बिजनेस में जाएगा, और वो हम देख रहे हैं आज। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अ लॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग आउट, अ लॉट ऑफ मनी इज गोइंग, जैसे स्टॉक मार्केट में जा रहा है या और किसी चीजों में लोग पार्क कर रहे हैं, इसलिए कि जहां पे रिटर्न होगा वहां पैसा जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप पॉलिसीज को कंसिस्टेंट कर देते हैं, आप रिटर्न अगर देना शुरू कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंड आवर कंट्री इज आइडियल फॉर इट। हमारे पास पूरा एक निजाम बना हुआ है जो चलता रहा है। टेक्सटाइल्स को समझते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग को समझते हैं। हमारे पास 26 करोड़ अवाम है जो अवेलेबल है लेबर, तो एक्सपोर्ट तो बिल्कुल होना चाहिए। पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए। मशीनरी कैन बी इंपोर्टेड अगर आपके पास रिटर्न्स हैं, वो होगा और वो होता रहा है। हमने पहले भी देखा है, हमने 3 साल पहले देखा है। ये जब एक पॉलिसी आई थी, जब आपको डिस्काउंटेड रेट पे लोन्स मौजूद थी, तो मशीन्स बहुत लगी हैं, कैपेसिटीज इंक्रीज हुई हैं। ये फिर हो सकता है, लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। आपने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी तक हमने लॉन्ग टर्म जो 5 साल से बन रही है, अभी तक हम उसको अभी तक फ्लोट नहीं कर सके हैं। अगर आप पॉलिसी with tariffs and with tax structure अगर एक 5 term consistent policy दें, and every government or every minister comes in, वो उस पॉलिसी को अगर ना छेड़ सके, तो there is definitely investment is going to come और we can grow it। अच्छा, जो 2 फवासा हमारी मेजर मार्केट्स हैं, अमेरिका है और यूरोपीय यूनियन है, इसमें ज़ाहिर है हम स्ट्रगल कर रहे हैं या कर सकते हैं। जितनी बढ़ानी चाहिए थी एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं बढ़ा सके, तो अब दीगर ऑल्टरनेट मार्केट्स को हमने एक्सप्लोर किया है। देखें, अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें फ्रॉम एनी कंट्री, आई मीन हुआ ये बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोस्टली टेक्सटाइल्स जो हमारी कोर एक्सपोर्ट्स है। तो दीज आर दी ओनली कंट्रीज वे वी कैन एक्सपोर्ट। चाइना में आपको एक्सपोर्ट करना आसान नहीं है, बिकॉज दे हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर टू इंपोर्ट्स। इसी तरह साउथ अमेरिका ने भी अपनी मार्केट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिकॉज वहाँ भी एम्पल लेबर है, और वहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, तो वो भी गुड्स को घुसने नहीं देते। सो हमारे पास जो मार्केट्स रह जाती है वो वही रह जाती है जहाँ पे ये इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, एंड दैट इज मोस्टली यूरोप एंड यूएस। एंड यूएस इज अ ह्यूज कंजम्पशन मार्केट, सो यूएस स्टिल रिमेन्स नंबर 1 मार्केट इन द वर्ल्ड। सो आज हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं विद टैरिफ व्हाट हैज कम इनटू यूएस। हमारे पास आज एक मौका है, क्योंकि इंडिया पे टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हैं, चाइना पे वो पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं। चाइना पे सिर्फ 30% टैरिफ है, लेकिन द बायर्स जो रिटेलर्स हैं, दे वांट टू गेट आउट ऑफ चाइना, बिकॉज वो कहते हैं कि हम सारे अपने जो हैं एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग को बेस नहीं कर सकते। सो दे आर लुकिंग एट अस। आवर प्रॉब्लम इज कि क्या हम सही प्राइस पे इनको गुड सप्लाई कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज विद इन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज विद इन अस। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद अनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, चैलेंजेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि हुकूमत ने एक पहला रिलीफ दे दिया है, मज़ीद आगे किस तरह रिलीफ दिए जाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो किस तरह बेहतर हो सकता है। टैक्सेस के निज़ाम में थोड़ी सी रिकवरी की हद तक कुछ बेहतरी आई है, वो क्या है, इस पर तफसील से बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माली साल 2025-26 में मुकर्ररा टैक्स टारगेट्स हासिल करने में अभी तक नाकाम जा रहा है। जुलाई से जनवरी तक एफबीआर ने 7.176 खरब रुपए टैक्स जमा किया है, जबकि हदफ 7.521 खरब रुपए था। अब इस तरह 345 अरब रुपए की कमी का अभी भी सामना है। अब इस सिलसिले में जनवरी 2026 में भी 15 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है, लेकिन ओवरऑल एफबीआर की कारकर्दगी जनवरी में थोड़ी बेहतर रही है। जनवरी में टैक्स वसूलियों में सालाना बुनियाद पर 16% इजाफा सामने आया है और यह इजाफा पिछले 6 माह की औसत से कुछ बेहतर है। अब एफबीआर की कारकर्दगी में वैसे तो एक मिक्स ट्रेंड नजर आ रहा है। बराह रास्त टैक्स यानी इनकम टैक्स में एक वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। जनवरी में इनकम टैक्स वसूली 483 अरब रुपए रही और इसके मुकाबले में पिछले साल यह रिकवरी 381 अरब रुपए थी, जो 26% के इजाफे को जाहिर कर रहा है। अब इसके बरक्स जरा इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देखें, जैसे सेल टैक्स है, उसके साथ कस्टम्स और फेडरल एक्साइज टैक्स है, उसमें जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो है। सेल्स टैक्स में 12% का इजाफा जरूर हुआ, लेकिन टारगेट हासिल करने में यह इजाफा अभी भी काफ़ी नहीं है। अब इंपोर्ट्स में कमी के साथ प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके इस्तेमाल में कमी और एनर्जी की कीमतों में स्टेबिलिटी ने वसूलियों को मुतासिर किया है। पर टैक्स रिकवरी में बेहतरी आ सकती है, जिसकी वजह बड़ी सनतों की प्रोडक्शन में बेहतरी के आसार हैं। लेकिन ये ओवरऑल एक जो हमें इस वक्त कमी नज़र आ रही है, ये शॉर्टफॉल है, ये साल के एंड तक कितना बढ़ जाएगा। पिछले साल भी हमने देखा था टारगेट्स को रिवाइज किया गया था। अब ये टारगेट अगर एक बार फिर रिवाइज किया जाता है तो क्या उससे पहले IMF को एतमाद में लेना पड़ेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट जो हैं, तो ज़ीशान साहब अभी कोई राउंड ऑफ करके 350 अरब रुपए की कमी इस वक्त सामने आ रही है, जो कि 7 महीनों की कारकर्दगी है। तो ये अगले 5 महीनों में सिलसिला 500-550 अरब के शॉर्टफॉल तक चला जाएगा। पिछले साल भी हमने एक बड़ा शॉर्टफॉल देखा था, एक्सपीरियंस किया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शॉर्टफॉल तो यकीनन होगा। उसकी वजह बड़ी बुनियादी है कि आपकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है, चीज़ें चल ही नहीं रही, प्रोडक्शन हो नहीं रही, कंपनीज की जो ग्रोथ है वो है ही नहीं। तो ये तो जो टैक्स रेवेन्यू इस वक्त जो आ रहा है वो तो जैसे अब आपको पता है सुपर टैक्स सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट में कर दिया, उससे रिकवरी हो जाएगी 300 अरब की। और दूसरे मेजर्स जो हैं जिससे रिकवरी हो रही है, हाई टैक्स रेट्स हैं। हाई टैक्स रेट्स जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपको नजर तो आ रहा है कि टैक्सेस पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ ज्यादा है टैक्स की, लेकिन उसमें यह भी देखना जरूरी है कि टैक्स रेट बढ़ता चला जा रहा है और टैक्स बेस वहीं का वहीं है। तो कोई खातिर खा टैक्स पेयर्स में इजाफा नहीं हो रहा, ये टैक्स रेट का इम्पैक्ट है जो नजर आ रहा है। और यकीनन आगे जाकर जो है मैं ये समझता हूं कि ये गैप मजीद बढ़ जाएगा। इस वक्त 350 बिलियन का है, लेकिन आपने सही कहा कि ये 500-550 बिलियन या इससे भी ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई इसमें हैरत नहीं होगी, क्योंकि वही लोग हैं, वही टैक्सेस दे रहे हैं और उसमें इजाफा नहीं है। प्लस यस, कुछ इन्फोर्समेंट बेहतर हुई है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त जो टैक्स पेयर्स हैं उनका एफबीआर पे से एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर किस्म के नोटिस उनको आ रहे हैं, हर किस्म की परेशानी उन्हीं को हो रही है। तो जो सिस्टम है उस पर रिलायंस काफ़ी कम हो गया है और जो हमने टारगेट्स जो सेट किए हैं उसको देखना ज़रूरी था। और हम पहले भी हम जब बजट आया था उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो टारगेट जो सेट किए जा रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत फ़र्क है। तो यकीनन एफबीआर भी इस चीज़ को देख रही होगी और नोट कर रही होगी और आने वाले वक्त में आपने जैसे फरमाया है कि ये हो सकता है टारगेट जो है वो डाउनवर्ड रिवीजन हो और हम फिर भी जो है उसको अचीव करने में मुश्किल हमें होगी। अलबत्ता कोशिश जरूर करिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो ज़ीशान साहब, ये टैक्स रेवेन्यू के टारगेट सेट करते हुए 2-2 हज़ार अरब का इजाफा उसमें कर लेते हैं एक साल में, लेकिन हम अपने टैक्स नेट को या वॉल्यूम के तो ऐसे टारगेट्स नहीं सेट कर रहे कि उसमें हम लोगों की तादाद को बढ़ाएं। हम रेट्स को भी हाई कर लेते हैं, उसके भी टारगेट्स हमने सेट किए हुए, लेकिन अगर कहीं कोई टारगेट्स नज़र नहीं आ रहे तो उसे वॉल्यूम को या नेट को बढ़ाने की नज़र नहीं आ रहे। देखिए, बुनियादी तौर पे हमें समझने की जरूरत है कि टैक्स के टारगेट्स या टैक्स के रेट्स को क्यों बढ़ाया जा रहा है। हमारी एक तरफ जो है वो लोन की पेमेंट है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, दूसरी तरफ हमारा जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो लातादाद बढ़ते चले जा रहे हैं और उस पर कोई चेक नहीं है। हम जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहला वो यही बात करती है कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाएंगे और हम अपने खर्चों को कम करेंगे, लेकिन
इसके बरक्स हर गवर्नमेंट जो है वो अपने मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ा देती है, अपने वजीरों की और अपने जो मुशीरों की तादाद है वो बढ़ा देती है, और उसके साथ साथ यकीनन उनके पर्क्स और उनको मिलती है। तो हमें ये देखना, बहुत सोल सर्चिंग करने की जरूरत है कि टैक्स टारगेट बढ़ाना सही है या खर्चों को कम करना ठीक से मुनासिब होगा। क्योंकि अगर हम खर्चे कुछ कम करेंगे तो यकीनन टैक्स पेयर्स को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्स रेट्स बढ़ाना कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हमने इतना सारा ग्रोथ हम कर रहे हैं, या टैक्स टारगेट हम काफी हद तक सिर्फ 350 बिलियन से हम इस वक्त शॉर्टफॉल पे हैं। इसका मतलब है टैक्स तो कलेक्ट हो रहा है, और ये टैक्स कौन पे कर रहा है? कि वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं कि जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं। हमेशा से हम ये सवाल करते आए, और हम आपके प्रोग्राम से मैं फिर दोबारा एक दफा ये सवाल करूंगा कि गवर्नमेंट बताए कि कितने नए टैक्स पेयर्स सिस्टम में आए और उनसे कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस और जवाब देना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को ये पता चले कि भाई हर साल सिस्टम में अगर नए लोग आ रहे हैं या नए टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं तो उससे एडिशनल रेवेन्यू भी जमा हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि वही लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो यही लगता है कि जो टैक्स दे रहा है वही टैक्स देता चला जा रहा है। तो फोकस को बदलने की जरूरत बहुत जरूरी है, और हमें देखना है कि क्या हम एफबीआर को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या गवर्नमेंट की फोकस इस वक्त सही है या नहीं है। तो जिशान साहब, ये जाहिर है अगले बजट की अनाउंसमेंट अब 4-5 महीने की दूरी पर है, तैयारियां अभी से शुरू हो गई होंगी, होमवर्क सारे चल रहे होंगे, तो ये प्रेशर महसूस कर रही होगी गवर्नमेंट के जो हाई टैक्स रेट इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर है, इसको कुछ कम करना है, और इसको कम करने का क्या फिस्कल स्पेस इस वक्त गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा? जाहिर है उसका एक सोल्यूशन ये है कि नए टैक्स पेयर्स एड इन हो, लेकिन क्या वो एड ऑन उस स्पीड से होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने भी महसूस किया है, और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। जब टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उस वक्त होगी कि जब टैक्स रेट्स मुनासिब होंगे। इस वक्त एक कॉरपोरेट जो है उसको कम से कम भी जो टैक्स देना पड़ रहा है, अगर उसका से प्रॉफिट जो है वो 500 मिलियन से ज्यादा है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर कोई कंपनी कमा रही है, तो 29% प्लस 10% 39% प्लस अगर वो डिविडेंड दे रही है तो 15%, तो 49 और 54%, फिर 2% WWF, 56%, फिर 5% WPPF, तो 70% तो टैक्सेस हो गए जनाब। आप कैसे समझ सकते हैं कि इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, या इस मुल्क में कोई बिजनेसेस करेगा, या इस मुल्क में कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा? हमारा एक्सपोर्टर अपनी जगह परेशान है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ठप हो रही है, जो फॉरेन कंपनीज थी वो पाकिस्तान से जा रही हैं। तो ये पिक्चर जो है वो बड़ी अजीब सी है, लेकिन फिर भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ जो है टैक्स रेट्स आपने बढ़ा दी हैं। जब तक उन टैक्स रेट्स को कम नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब तक आप टैक्स रेट को कम नहीं करेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा। जब तक आप टैक्स रेट्स को कम नहीं करेंगे, लोग प्रॉपर तरीके से डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि टैक्स रेट्स को कम करना तो बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। टैक्स पेयर्स को भी नए सिस्टम में लोगों को आना पड़ेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम इस मुल्क में कमा रहे हैं तो हमें टैक्स भी देना चाहिए, और जो जायज टैक्स हो वो देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतना टैक्स ले कि दूसरे की कमर ना टूट जाए। इस वक्त तो पोजीशन ये है कि सैलरी टैक्स पेयर जो है वो 39% हाईएस्ट टैक्स में जो दे रहा है, यानी वो घर कम ले जाता है, जो उसकी तनख्वाह ऐसा लगता है कि पूरे साल काम किया और तनख्वाह सिर्फ 8 महीने की ले जा रहा है, 4 महीने की तनख्वाह वो टैक्स में दे रहा है। ये इंसाफ नहीं है। उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, एसएमईज को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। जब आप ये स्पेस देंगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे, मुल्क का टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा, और आप खुशहाली की तरफ जाएंगे, और कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे जनाब। सही। अच्छा, अब ये जो बिट्स एंड पीसेस में या रिलीफ ये जो मिल रहा है, ये सेक्टर वाइज जो इस हुकूमत ने देने की स्ट्रेटेजी शुरू की है। जैसा अभी रिसेंटली एक्सपोर्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो टैक्स की परसेंटेज को कुछ कम करेंगे, वो 7.5 है शायद, उसको 4 या 4.5 के अराउंड लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? अब इससे सैलरीड पर्सन जो इस वक्त बड़े हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, बड़ा बोझ है उन पर, या जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उनकी थोड़ी सी हौसला शिकनी नहीं होगी कि एक मखसूस सेक्टर को इस वक्त इंसेंटिवाइज किया जा रहा है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड देना पड़ेगा। आपको जो ये इतने हाई टैक्स रेट्स हैं उसको कम करना आपको इस वक्त आपकी ज़रूरत है, और शायद अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं मजबूरी, तो वो है क्योंकि सिस्टम में लोग आना ही नहीं चाहते। इस वक्त आप ये देखिए कि हम और आप बात कर रहे हैं कि कितना ब्रेन ड्रेन हो गया पाकिस्तान से, कितने पढ़े लिखे लोग भी अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो अगर ये हाई टैक्स रेट इसी तरीके से रहे तो लोग तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। आप एक्सपोर्टर को सिर्फ बचाना चाह रहे, वो जो एक्सपोर्टर के पास काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, उसका टैक्स रेट उतने का उतना ही है। तो इसका मतलब है कि एक सर्टेन क्लास को तो आप रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जो उस क्लास के लिए काम कर रहा है उसे कोई रिलीफ नहीं है। ये मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। ये जो है डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेगा, और ये जो है मुनासिब नहीं, क्योंकि टैक्स हमेशा इक्विटेबल होता है। जो जितना कमाए उसको उतना टैक्स देना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए, और ये बजट जो अब आने वाला है, जैसा आपने कहा 2-4 महीने में, इसके में अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे अहदाफ सेट करे या ऐसी कोई स्कीम लेके आए, या टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने का या टैक्स लॉ को आसान करने का अगर वो जिम्मेदारी ले ले, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान मर्चेंट साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।